स्मार्ट गधा। राजा प्रताप सिंह एक महामूर्ख राजा था। उसके राज में ना प्रजा सुखी थी और ना ही दरबार का कोई कर्मचारी। राजा अपनी मूर्खता के चलते जरा सी बात को गंभीर अपराध समझ लेता था और ऊल जलूल कुछ भी सजा सुना डालता था। एक दिन राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री धनपत जी, सूरज किस दिशा में उगता है? महाराज, सूरज तो हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है। झूठ, तुम तो मूर्ख हो। तुम मंत्री बनने के लायक ही नहीं हो। तुम तो इतना भी नहीं जानते कि सूरज पश्चिम में उगता है। क्यों दरबारी लोगों, मैं ठीक कहता हूँ ना? जी महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मंत्री मूर्ख है। सूरज पश्चिम में ही उगता है। ये सुनकर मूर्ख राजा खुशी से फूले नहीं समाता। वो अपनी मूर्खता पर घमंड करते हुए अपने समझदार मंत्री को सजा सुना देता है। सैनिकों, इस मूर्ख मंत्री को 20 कोड़े मारकर राज दरबार से बाहर फेंक दिया जाए। ऐसा मूर्ख मंत्री हमें अपने दरबार में बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे ये कैसा राजा है, खुद मूर्ख है और विद्वानों को मूर्ख घोषित करके कठोर सजा देता है। पता नहीं इस मूर्ख राजा से हमें कब मुक्ति मिलेगी। राजा की महामूर्खता के चलते प्रजा उनके सामने आने से भी डरती थी। सभी को ये भय लगा रहता कि ना जाने राजा को उनकी कौन सी बात ना पसंद आए और वो नाराज होकर उनसे बेकसूर होते हुए भी फांसी की सजा सुना दे। इसीलिए राजा जब भी प्रजा के बीच जाता, लोग उनसे बचने की कोशिश करते थे। एक दिन राजा एक गांव में जाता है तो लोग सर झुकाकर इधर उधर भागने लगते हैं। ये देखकर राजा अचंभित हो जाता है। वो अपने साथ चल रहे गुणीराम नाम के मंत्री से कहता है, मंत्री जी, ये इस गांव के लोग मुझे देखकर सिर झुकाकर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? गुणीराम बहुत बुद्धिमान था। वो जानता था कि यदि इस सवाल का ऐसा वैसा जवाब दिया तो बेवकूफ राजा गांव वालों को ना जाने कैसे कठोर दंड दे डालेगा। हो सकता है कि गांव जलाने का ही हुक्म दे डाले। इसलिए गुणीराम अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहता है, राजा जी, भगवान झूठ न बुलवाए। ये लोग आपका सम्मान करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने शक्तिशाली और महान राजा हैं कि आपके सामने सिर उठाना आपकी शान के खिलाफ समझते हैं। ये सुनकर राजा फूले नहीं समाता। वहीं गुणीराम से खुश होकर कहता है, वाह वाह मंत्री जी, क्या सही जवाब दिया है। हम बहुत खुश हुए। ये कहकर राजा गुणीराम को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली देते हुए कहता है, ऐसे सुंदर जवाब के लिए तुम्हें इनाम देना तो बनता है गुणीराम। ये लो सोने के सिक्कों से भरी थैली। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, राजा प्रताप सिंह की मूर्खता के कारण राज्य में अव्यवस्था फैलती जाती है। अपराधी दंड से बच निकलते हैं और निरपराधी सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं। एक दिन राजा सोकर उठते हैं तो उनकी हीरे की कीमती अंगूठी अपने ठिकाने पर नहीं मिलती। बस इसी कारण राजा को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपने सेवक को बुलाते हैं। सेवक, हमारे कक्ष में कोई आया था। महाराज क्षमा करें, मैं ही आया था। आपके कक्ष की सफाई जो करनी थी। तो कक्ष की सफाई करते करते तुमने हमारे हीरे की कीमती अंगूठी ही साफ कर ली। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने तो आपकी अंगूठी देखी भी नहीं और अंगूठी तो यहाँ थी भी नहीं। खामोश, चोर कहीं के, चोरी करके झूठ बोलता है। अब तेरे अपराध का फैसला हम दरबार में ही सुनाएंगे। ये कहकर राजा सेवक को सैनिकों के हवाले कर देते हैं और फिर उसे दरबार में पेश किया जाता है। इस सेवक ने हमारी यानी आपके राज्य के महान शक्तिशाली और परम वीर पराक्रमी राजा की हीरे की कीमती अंगूठी चुराने की हिम्मत की है। बोलो, इसे क्या सजा दी जाए? ये सुनकर सभी दरबारी राजा का मुंह ताकने लगते हैं। मंत्री, दरबारी, सैनिक, सेनापति आदि किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो राजा को कोई भी जवाब दे, क्योंकि मूर्ख राजा के सामने मुंह खोलना जान को आफत में डालने जैसा था। पर किसी को तो मुंह खोलना ही था और ये काम भी गुणीराम को ही करना पड़ता है। वो कुछ सोच समझकर कहता है, भगवान झूठ न बुलवाए महाराज। आप तो स्वयं इतने बड़े बुद्धिमान हैं, फिर हम क्या बताएं? आपको इस अपराध के लिए जो सजा उचित लगती है वो सुना दीजिए। हाँ, ये भी सही है। इस चोर सेवक को फांसी की सजा दी जाती है। राजा जैसे ही ये सजा सुनाते हैं, उनकी रानी वही हीरे की अंगूठी लेकर दरबार में हाजिर हो जाती है और राजा से कहती है, महाराज, ये सेवक निर्दोष है।
ये रही आपकी हीरे की कीमती अंगूठी। हमने इसे सुनार को दिया था। पर क्यों महारानी? वो इसीलिए महाराज क्योंकि अंगूठी थोड़ी मैली हो गई थी, बस इसीलिए इसे धुलवाकर पहले जैसी चमकदार बनवाना था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है महारानी। महाराज अब तो आपको पता चल गया कि इस सेवक ने कोई चोरी नहीं की, इसीलिए अब तो इसकी सजा माफ कर दीजिए। महारानी, माना अंगूठी इसने चोरी नहीं की, पर हमारी अंगूठी हमारी उंगली से तो दूर रही ना। इसकी सजा भी किसी न किसी को मिलनी ही चाहिए। इसे ही सही सैनिकों, इस सेवक को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर दरबार में उपस्थित रानी सहित हर दरबारी, मंत्री, संतरी, सैनिक, सेनापति को राजा की बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर कोई बोलता तो राजा उसके गले में भी फांसी का फंदा डलवा देते। धीरे धीरे राज्य की हालत अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हो जाती है। लोग मूर्ख राजा के भय से कांपने लगते हैं और लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग पीठ पीछे राजा की बुराई करने लगते हैं। अरे भगवान, इस मूर्ख राजा से ना जाने कब छुटकारा दिलवाएगा। देखो तो, उस सेवक को बिन बात के फांसी पर चढ़ा दिया। सही कहते हो भाई, इस मूर्ख राजा के राज में न्याय मिलना तो दूर, न्याय की उम्मीद करना भी मुश्किल है। ना जाने कौन भगवान का बंदा आएगा जो इस महामूर्ख राजा से हमारा पेट छुड़वाएगा। समय कुछ और बीत जाता है और उस राज्य में बंसी नाम का एक धोबी रहा करता था। बंसी शाही धोबी था, राजमहल के कपड़े धोने का काम वही करता था। एक दिन बंसी अपने गधे मटरू पर कपड़े लाद कर महल में आता है। सुन बे मटरू, मैं महल में कपड़े देने जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना लौटूं तो यहीं खड़े रहना। देख लेना, अपनी जगह से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिलना, समझा? समझ गया मालिक। फिर ठीक है, मैं महल में कपड़े देकर अभी आया। ये कहकर बंसी महल में कपड़े देने चला जाता है और मटरू वहीं खड़ा रह जाता है। मगर तभी मटरू की नजर राजा के बगीचे में हरी हरी कोमल घास पर पड़ी। ऐसी ताजा घास देखकर मटरू के मुंह में पानी आ जाता है और वो लालच भरी नजर से घास को देखते हुए कहता है, बहुत भूख लगी है, थोड़ी सी घास चर ही लेता हूँ। कौन देखता है, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। सटासट फटाफट घास चर के यहीं आकर खड़ा हो जाऊंगा। यही सोचकर मटरू बगीचे में जा घुसता है और घास चरने लगता है। मगर दुर्भाग्य से राजा उसे घास चरते हुए देख लेता है और उसे घास चरते देखकर राजा आग बबूला हो उठता है। इस गधे की इतनी हिम्मत कि हमारे बगीचे की घास चरे। हम इस कमबख्त गधे को फांसी पर नहीं लटका देंगे। अगले ही दिन बंसी धोबी और उसके गधे मटरू को राजा के दरबार में हाजिर किया जाता है। राजा बड़ी दरबार में मटरू गधे के अपराध का जिक्र करते हुए उसे सजा सुनाते हैं। इस गधे ने हमारे बगीचे की घास चरने का गंभीर अपराध किया है। इसकी सजा मौत है। गधे को फांसी पर लटका दिया जाए। दया महाराज, दया महाराज, अगर फांसी पर चढ़ाना है तो मुझे चढ़ाइए। बेचारे गधे का क्या कसूर है? कसूरवार तो मैं हूँ। न मैं इसे लाता और न ये घास खाता। नहीं मालिक, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। आपने मुझे घास खाने के लिए थोड़ी कहा था, वो तो मैंने ही अपनी मर्जी से खा ली थी। इसमें आपका कोई अपराध नहीं है मालिक, इसका अपराधी तो मैं ही हूँ। नहीं नहीं, अपराधी ये बंसी धोबी भी है। ना ये तुम्हें महल में लेकर आता और ना तुम घास खाते, इसलिए इसे भी फांसी की सजा मिलेगी। कल सुबह इन दोनों को फांसी दे दी जाए। राजा का ये आदेश होता है कि बंसी धोबी और उसके गधे को कारावास में डाल दिया जाता है। गधा अपने मालिक की फांसी से बहुत परेशान था, इसीलिए वो अपने मालिक से कहता है, मालिक, ये आपने अच्छा नहीं किया। मुझे ही फांसी हो जाने देते, आपको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? मटरू, तुम बाल बच्चों वाले हो भाई। ऊपर से मैं तुम्हें बहुत प्यार भी करता हूँ, फिर मैं तुम्हें मरते कैसे देखता? पर बाल बच्चों वाले तो आप भी है ना मालिक, मैं भी तो आपको मरते हुए नहीं देख सकता। वैसे भी आपने तो कोई अपराध किया भी नहीं था। मटरू छोड़ो, अब बहस करना खामखा की बात है। अरे तुम तो स्मार्ट गधे हो भाई, दिमाग लड़ाओ और फांसी से बचने का कोई उपाय सोचो ना। अब तो वही करना पड़ेगा मालिक, और कोई चारा भी तो नहीं है। ये कहकर मटरू कुछ देर सोचता है और फिर कुछ होते हुए कहता है, मालिक, एक शानदार उपाय है। अगर वो उपाय पार उतर जाए तो समझो हम तो फांसी से बच ही जाएंगे, साथ ही हमारे राज्य को इस मूर्ख राजा से छुटकारा भी मिल जाएगा। मटरू, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है।
जल्दी से बताओ क्या करना है भाई। बंसी के ये कहने पर मटरू उसके कान में अपना आइडिया बताता है और उसे सुनकर बंसी का चेहरा खिल उठता है। वाह, मान गया तुझे। ये तो बड़ा ही अनोखा उपाय बताया तूने। अब तो पंडित शिवानंद को बुलाना ही पड़ेगा। पर पंडित जी मान जाएंगे ना मालिक? अरे मानेगी क्यों नहीं मटरू, हमने उनकी बड़ी सेवा की है, इसीलिए मानना तो उन्हें पड़ेगा ही। बस फिर क्या था, बंसी पंडित शिवानंद को कारावास में बुलवाकर उसके कान में कुछ कहता है और फिर अगले दिन जैसे ही फांसी का समय आता है, बंसी, धोबी और मटरू गधा आपस में लड़ने लगते हैं। मालिक, आपसे पहले फांसी की सजा मुझे सुनाई गई थी, इसलिए आपसे पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं, मैं चढ़ूंगा। मैं तेरा मालिक हूँ, इसलिए तुझसे पहले फांसी मुझे होनी चाहिए। अरे छोड़ो ना मालिक, सैनिक भाई, पहले मुझे फांसी दो। नहीं नहीं, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। धोबी और गधे को फांसी पर चढ़ने के लिए इस तरह उतावला और लड़ते झगड़ते देखकर राजा हैरान हो जाता है। आखिर धोबी और ये गधा पहले मैं की रट क्यों लगाए हुए हैं? इन्हें देखकर तो लगता है कि जैसे फांसी नहीं बल्कि मजा हो। राजा ये सोच ही रहा होता है कि तभी पंडित शिवानंद राजा के पास आकर खड़े हो जाते हैं और राजा उनसे कहता है, पंडित, ये दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए इतने उतावले और खुश क्यों हैं? महाराज, ये राज की बात है। ये फांसी के लिए शुभ मुहूर्त की घड़ी है। इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा, अगले जन्म में वही इस राज्य का राजा बनेगा। बस ये सुनते ही राजा बेचैन हो उठता है। वो सैनिकों को आदेश देते हुए कहता है, इस देश का राजा मैं हूँ और अगले जन्म में भी मैं ही राजा रहूंगा, इसीलिए पहले फांसी मुझे दो। ये कहकर मूर्ख राजा फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेता है और फांसी पर लटक जाता है। इसके साथ ही धोबी और उसके गधे की जान बच जाती है और देश का मूर्ख राजा अब इस दुनिया में नहीं रहता और देश को मूर्ख राजा से मुक्ति भी मिल जाती है।